वेलकम स्टूडेंट्स, DRM इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 10वीं क्लास की होने वाली 29 जून को होने वाली बोर्ड परीक्षा जो सामाजिक विषय की है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन लेके आते हैं और हर दिन एक नए प्रश्नों के साथ आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। हम कल की क्लास से आगे की क्लास में अध्ययन करते हैं। आज हमारे पाठ संख्या 2 चल रही है, उसके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा। आज सल्तनतकालीन जो प्रशासन है उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सल्तनतकालीन प्रशासन, सल्तनत काल में जो प्रशासन था उससे संबंधित कौन कौन से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुल्तान की उपाधि प्रथम बार तुर्की शासकों द्वारा ग्रहण की गई। प्रश्न यही बनेगा कि सुल्तान की उपाधि किस शासकों द्वारा पहली बार शुरू की गई, तो तुर्की शासकों द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई? तुर्की शासकों द्वारा प्रथम बार सुल्तान की उपाधि जो है तुर्की शासकों ने प्रारंभ की। अगर हम आगे बात करें, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है महमूद गजनवी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की कहने का मतलब सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई प्रथम बार, और तुर्की शासकों पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम बार किस तुर्की शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वो कौन था? महमूद गजनवी। अगर हम आगे बात करें तो सल्तनत काल में एक केंद्रीय संस्था थी, एक केंद्रीय शासन संस्था थी जिसे कहा गया है मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत केंद्रीय शासन संस्था थी जिसे क्या कहा गया है? मजलिस ए खलवत। आगे अगर हम बात करें इसके प्रशासन में, तो जो वजीर जो होता था उसका कार्यालय, वजीर के कार्यालय को क्या कहा गया है? दीवाने विजारत। दीवाने विजारत। प्रश्न ये पूछेगा सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहा गया है? दीवाने विजारत कहा गया है। क्या कहा गया है? दीवाने विजारत। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो सल्तनत काल से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि खम्स। खम्स क्या है? युद्ध के समय लूटा गया सामान। खम्स क्या है? युद्ध के समय लूटा गया सामान क्या कहलाता था? खम्स कहलाता था। क्या कहलाता था? खम्स। अगला धर्म विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में धर्म विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो जवाब क्या होगा? सदर उस सुदूर। धर्म विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सदर उस सुदूर। अगर हम बात करें तो खिलजी वंश का शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इसने एक विभाग की स्थापना की थी। कौन सा विभाग था? दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ। जलालुद्दीन खिलजी ने जो विभाग की स्थापना की थी उसका क्या नाम है? दीवाने वकूफ।
इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी एक विभाग की स्थापना की थी। वो विभाग कौन सा था? दीवान ए मस्तक राज। दीवान ए मस्तक राज की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर एक तुगलक वंश का शासक था महमूद तुगलक। इस महमूद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही किस उद्देश्य से की थी? भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु। भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु। प्रश्न क्या पूछेगा? महमूद तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए अमीर कोही। उद्देश्य क्या था? भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु। यह ऐसे पूछ सकता है कि महमूद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। एक यहाँ पर सल्तनत काल में एक विभाग था जिसका नाम था दीवान ए इंसाफ। दीवान ए इंसाफ क्या काम था उसका? शाही पत्र व्यवहार करना। शाही जो आपके महल में जो पत्र, राजा के जो पत्र व्यवहार था, उसकी देखरेख किसके अधीन थी? दीवान ए इंसाफ के अधीन थी। तो ये जो है सल्तनत काल जो प्रशासन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो परीक्षा में हमें पूछे जा सकते हैं। ये जैसे हमने कभी पढ़ा था, एक और है आपके है समूह चहलगामी। इल्तुतमिश के समय था ना, 40 अमीरों का समूह क्या कहलाता था? चहलगामी कहलाता था। ये चहलगामी किसके समय में था? इल्तुतमिश के समय था। ये था सल्तनतकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। छोटे छोटे एक नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से सुने, समझे और याद रखें। सल्तनतकालीन जो प्रशासन है उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो भारत में जो काल आता हुआ था मुगल काल। 1526 से लेके 1858 ईस्वी तक मुगल काल को माना गया है। तो अब हम मुगल काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके संबंध में देखते हैं। पहला ही प्रश्न ये बनेगा कि मुगल का भारत में कब से कब तक? 1526 से 1858 ईस्वी तक। सबसे पहले इसमें जो शासक आया मुगल काल में वो था बाबर। कौन था? बाबर। तो पहला क्वेश्चन ये कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। अपने पिता की जो मृत्यु हुई तब ये कहां का राजा बना? फरगना का। कहां का शासक बना? फरगना का। और एक इसने उपाधि ली थी उस समय, और वो उपाधि कौन सी थी? बादशाह। कौन सी उपाधि लेकर वो फरगना का शासक बना? बादशाह की उपाधि लेकर फरगना का शासक बना। इस उपाधि के बारे में क्या कहा गया है कि बाबर वह पहला तैमूर वंशीय शासक है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। तैमूर के वंश का था बाबर। अपने पिता की मृत्यु के बाद बादशाह की उपाधि लेकर वो परगना का शासक बनता है। और क्या कहा गया कि बाबर वो पहला तैमूर वंशीय शासक था जिसने बादशाह की उपाधि की। प्रश्न ये बनेगा कि तैमूर वंशीय पहला शासक कौन था जो बादशाह की उपाधि देता है? तो वो कौन था? बाबर। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे होती? कल भी हमने पढ़ा था 1526 ईस्वी में बाबर, वो उसमें दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और इस युद्ध में
इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही दिल्ली में लोदी वंश का शासन समाप्त हो जाता है और नए वंश मुगल वंश की भारत में क्या होती है, स्थापना होती है। आगे अगर हम बात करें बाबर की, तो 1527 ईस्वी में मार्च 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है। जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनता है, उसमें समस्त उत्तर भारत में जो सबसे शक्तिशाली जो ताकत थी वो राणा सांगा था। उस समय के जितने भी राजपूत राजा थे वो राणा सांगा के अधीन, मतलब उसका नेतृत्व स्वीकार कर चुके थे। वो सबसे अधिक शक्तिशाली उस समय राजा हुआ करता था। राणा सांगा और बाबर दोनों ही महत्वाकांक्षी राजा थे। राणा सांगा की साम्राज्य की सीमाएं जो है वो भी दिल्ली तक टकराने लगी थी, इसलिए दोनों के मध्य युद्ध होना क्या हो गया, स्वाभाविक हो गया। दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाता है और बाबर जो है उस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। थोड़े समय बाद में कालपी नामक स्थान पर राणा सांगा को उसके ही साथियों ने जहर देकर क्या कर दिया, मार दिया। तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है और वो युद्ध क्या कहलाया, खानवा का युद्ध। इस युद्ध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्या कि विजय के पश्चात, इस विजय के खानवा युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। प्रश्न क्या पूछेगा कि किस विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि ली, तो खानवा विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि ली, गाजी। आगे अगर इस युद्ध से संबंधित देखें तो इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, खानवा के युद्ध में। और वो नारा क्या था, जिहाद का नारा मतलब धर्म युद्ध। बाबर ने कहा कि हम ये धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं, और ये नारा बाबर ने कौन से युद्ध में दिया, खानवा के युद्ध में। अगर हम आगे चर्चा करें इस युद्ध से संबंधित, तो बाबर ने इस युद्ध में एक युद्ध प्रणाली अपनाई जिसका नाम था तुलगुमा युद्ध प्रणाली। तुलगुमा युद्ध प्रणाली। तो बाबर ने खानवा युद्ध में कौन सी युद्ध प्रणाली में, तुलगुमा या तुलगुमा युद्ध प्रणाली को बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में प्रयोग में लिया, खानवा के युद्ध में। अब कहने का मतलब क्या है कि राणा सांगा या जो राजपूत राजा थे वो इस युद्ध प्रणाली से अपरिचित थे, अनजान थे, इसलिए खानवा युद्ध में उनकी क्या होती है, हार होती है। तो खानवा युद्ध से संबंधित तीन महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं जो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर हम आगे चर्चा करें बाबर की, तो बाबर के लिए आगे प्रश्न देखो, 1528 ईस्वी में बाबर चंदेरी के मेदिनी राय को युद्ध में पराजित किया। चंदेरी के मेदिनी राय को युद्ध में पराजित किया, कब, 1528 ईस्वी में। अगला युद्ध क्या है भाई, 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। 1528 में ने चंदेरी के मेदिनी राय को युद्ध में पराजित किया और 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध घाघरा का युद्ध लड़ा, वो विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु के बाद बाबर को प्रथम बार कहां दफनाया गया, तो रामबाग में। प्रथम बार बाबर को
रामबाग में दफनाया गया। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं मेरे वतन में ही मुझे दफनाया जाए, तो बाद में पहले तो उसे रामबाग में दफना दिया, बाद में उसे काबुल दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया। ये इससे संबंधित बात। और अगर पूछा जाए कि बाबर जो है उसने अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। बाबरनामा या दूसरा नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी। प्रश्न ये पूछेगा बाबर की आत्मकथा या दिनचर्या की उसने जो पुस्तक ली उसका क्या नाम है? बाबरनामा या तुजुके बाबरी। अगला इससे संबंधित प्रश्न और क्या है बाबरनामा से कि उसकी भाषा कौन सी थी? बाबर ने बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी भाषा? तो उर्दू नहीं लिखना है, कौन सी भाषा लिखनी है? तुर्की भाषा में। और एक विद्वान था अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के दरबार में गवर्नर था। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया। फारसी भाषा में अनुवादित किया। अब्दुल रहीम खान खाना जो है उसने इस बाबरनामा जो पुस्तक है इसे कौन सी भाषा में अनुवादित किया? फारसी भाषा में इसे अनुवादित किया। क्वेश्चन ये बाबर की आत्मकथा का क्या नाम? बाबरनामा या तुजुके बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। उस बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवादित करने वाला कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। ये अपने बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न है। आप बार बार इस वीडियो को सुनते रहें और आपको ये जो है क्वेश्चन जो है याद होते रहेंगे। बाबर के बाद में अगला जो मुगल शासक जो आया है वो है हुमायूं। कौन है? हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में सुने। अगला जो शासक है वो है हुमायूं। पहला इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसने दीनपनाह नामक नया नगर बसाया। दीनपनाह नामक नया नगर बसाया। अगला क्वेश्चन हुमायूं से संबंधित 1539 में हुमायूं वह एक अफगान शासक है जिसका नाम था शेर शाह सूरी। हुमायूं पहले से को शेर खान। हुमायूं और शेर खान के मध्य चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं व शेर खान के मध्य चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध जो है वो शेर खान ने जीता। चौसा का युद्ध किसने जीता? शेर खान ने। और विजय के पश्चात, युद्ध जीतने के पश्चात शेर खान ने शेर शाह की उपाधि दी। प्रश्न ये कि शेर खान ने किस युद्ध के पश्चात शेर शाह की उपाधि दी? तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 ईस्वी में। आगे हम चर्चा करें तो 1540 ईस्वी में हुमायूं व शेर शाह या शेर खान के मध्य कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी शेर शाह की विजय होती है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हारने के बाद दिल्ली छोड़कर वहां से भाग जाता है और दिल्ली पर कुछ समय के लिए अफगान वंश का शासन या सूर साम्राज्य स्थापित होता है। जब वो उस दौरान भागा हुआ था उस समय भटकल के पास शेख अली अख्तर
भटकल के पास शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से विवाह किया। हमीदा से क्या किया उसने? विवाह। निर्वासित जीवन जी रहा था, दिल्ली से भगा हुआ था और शेख अली अख्तर के घर पे रुका था। उसके पास उसी की पुत्री से उसने क्या की? शादी। अकबर की जो माँ थी उसका नाम हमीदा था। क्या था? हमीदा। हमीदा से ही हुमायूं को अकबर पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। आगे अगर हम हुमायूं के बारे में बात करें तो एक आगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हुमायूं से संबंधित है कि हुमायूं जो है वो ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष में उसका विश्वास था, इसलिए उसने दिन सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया दरबार में। हुमायूं जो है उसका ज्योतिष में विश्वास था और किसी ज्योतिष उसने सप्ताह के 7 दिन दरबार में 7 रंग के कपड़े पहनने का क्या बनाया? नियम बनाया। ये हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं ध्यान में रखने। हुमायूं जब 1540 में कन्नौज का युद्ध हारने के बाद दिल्ली छोड़ के चला गया था तो कुछ वापस जब वो आता है तब 1555 में वो दोबारा दिल्ली का बादशाह बनता है। तो 1540 से 1555 ये जो समय है, इस समय में सूर साम्राज्य का दिल्ली पर शासन रहा था। तो हम थोड़े सूर साम्राज्य संबंधी 2-3 प्रश्न है वो पढ़ते हैं। सूर साम्राज्य कौन था शासक? शेर खां। कौन था? शेर खां। इस शेर खां का वास्तविक नाम था फरीद खां। शेर खां को क्या कहा गया? शेर शाह कहा गया। नाम क्या था? फरीद खां। शेर खां का। अब इसका फरीद खां से शेर का नाम कैसे पड़ा? इसके पिताजी जो थे वो बिहार का शासक था जिसका नाम था, बिहार का जो राजा था हसन खां, उसके अधीन काम करते थे। उसके अधीन थे, वहां पर काम करते थे। तो एक बार क्या था, फरीद खान जो है इसने निहत्ते ही मतलब बिना किसी हथियार की सहायता से शेर को मार डाला था। बिना किसी हथियार की सहायता से शेर को मार डाला था। इसलिए फरीद खान को कौन सी उपाधि दी गई? शेर खान की उपाधि बाहर खान ने दी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक नंबर का डायरेक्ट, कि फरीद खान को शेर खान की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि उसने नियत ही शेर को क्या हुआ था? मार डाला था शिकार के दौरान। इसलिए बिहार का जो उस समय राजा जो था बहार खान, उसने फरीद खान को कौन सी उपाधि दी? शेर खान। अब यहाँ पर शेर खान जो अभी अभी पीछे पड़ा, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने अपने आप को क्या कहलाया? शेरशाह। क्या कहलाया? शेरशाह। और सूर साम्राज्य की दिल्ली में क्या होती है? स्थापना होती है। अगर शेर खान से संबंधित आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े तो 1544 ईस्वी में मालदेव व शेरशाह के मध्य युद्ध होता है। मालदेव व शेरशाह के मध्य युद्ध होता है। मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता व कुंपा। इन्होंने बड़ी बहादुरी से एक छोटी सी राजपूत सेना के होते हुए शेरशाह की विशाल सेना के साथ युद्ध किया और शेरशाह जो है इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीतता है। युद्ध जीतने के बाद में वो एक कथन कहता है, वक्तव्य कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। प्रश्न डायरेक्ट ये पूछेगा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कथन किसका है? सो शेरशाह सूरी का। ये कथन किसका है? शेरशाह। एक मुट्ठी बाजरे का मतलब है यहाँ पर मालदेव की जो रियासत जो थी उसे वो हड़पना चाहता था। तो छोटी सिख थी
उसके सामने हिंदुस्तान जो था बड़ा विशाल साम्राज्य था उसका, तो कहता है कि मैं अगर यहाँ पर वो इस युद्ध में आ जाता है तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती। ये शेरशाह, और शेरशाह ने जो है कई सड़कों का निर्माण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है वो है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। शेरशाह सूरी ने बनवाई। प्रश्न यही पूछेगा कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई, तो हमारा जवाब क्या होगा, शेरशाह है सूरी। अगर हमें आगे और क्वेश्चन पूछे तो इसने भूमि की माप के लिए कुछ नई प्रणालियां बनाई, और वो नई प्रणालियां कौन कौन सी थी, गल्ला बख्शी है, नस्क है जैसे गल्ला बख्शी, आपके नक्श है मुक्ताई है, वह कनकूत है, जप्ती है। तो मतलब ऐसी कुछ भूमि की माप की प्रणालियां हैं जो उसमें क्या थी, प्रचलित थी। और इसने इसका जो मकबरा है शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शेरशाह का मकबरा कहां बनाया गया, इसने खुद नहीं बनाया, सासाराम बिहार में। और इस मकबरे से संबंधित क्या है, अगला मतलब डमरू की आकृति वाला, तो पूछ सकता है कि किस अफगान शासक का मकबरा डमरू की आकृति वाला है, तो सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। ये शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब शेरशाह सूरी के बाद में अगला जो शासक आता है वो है अकबर। हुमायूं का पुत्र था अकबर, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अकबर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अकबर मुगल काल का, मुगल काल में से अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है तो अकबर में से पूछने की ज्यादा संभावना है। पहला प्रश्न, अकबर का जन्म। अमरकोट के किले में, जो भी वर्तमान पाकिस्तान में है, अमरकोट के किले में 1542 ईस्वी में हुआ राजाभिषेक। चौदह फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में किया गया। कितने वर्ष की आयु का था, 13 वर्ष की आयु का। यह प्रश्न पूछने की संभावना है कि अकबर के राज्याभिषेक के समय वो कितने वर्ष का था, 13 वर्ष की आयु का था। वो कलानौर में 14 फरवरी 1556 को ईंटों का सिंहासन बनाकर उसका राज्याभिषेक किया। यह राज्याभिषेक किसने किया, बैरम खान ने। किसने किया, बैरम खान ने। अकबर अल्पायु होने के कारण बैरम खान को उसका प्रतिनिधि या अंगरक्षक वह प्रतिनिधि बनाया गया। अकबर अल्पायु था, शासन संबंधी उसे ज्ञान नहीं था, तो उसका अल्पायु होने की वजह से जब तक वो तो बड़ा नहीं हो जाए तब तक बैरम खान को उसका अंगरक्षक को प्रतिनिधि बनाया गया। बैरम खान उसका कामकाज संभालता था। अकबर के बाद, अकबर में और आगे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनते हैं वो कौन कौन से थे कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान सेनापति हेमू व मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। प्रश्न पूछेगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, 5 नवंबर 1556 किन के मध्य, अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य। अगर हम हेमू की बात करें तो हेमू एक
हिंदू सेनापति था और अफगान उसमें जो था शासक बिहार का, उसका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू सेनापति था कौन? हेमू। और हेमू ने एक उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि? विक्रमजीत की। विक्रमजीत या विक्रमाजीत की उपाधि धारण की। हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि दी। 22 युद्ध लड़े, 22 युद्ध में विजयी था। 23वां युद्ध जो था वो पानीपत की लड़ाई थी, जिसमें वो मारा गया। ये अकबर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण। आगे अगर बात करें अकबर से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस की, तो सुने आप लोग। हल्दी घाटी का युद्ध, जून 1576 को लड़ा गया। किन किन के मध्य? मुगलों की तरफ से कौन थे? मान सिंह व आसफ खां, और मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप। इनके मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से संयुक्त सेना भेजी गई मान सिंह आसफ खां के नेतृत्व में, और मेवाड़ की तरफ से कौन था? महाराणा प्रताप। आगे अगर हम और बात करें अकबर की, तो अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर क्या कर दिया था? धनदेश। खानदेश का नाम बदलकर क्या कर दिया था? धनदेश। आगे देखें, 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर की अंतिम सैनिक विजय थी। अकबर की अंतिम सैनिक विजय कौन सी थी? असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम सैनिक विजय थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो 1584 ईस्वी में 1584 ईस्वी में गुजरात विद्रोह को कुचलने के कारण अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। अब्दुल रहीम को किसकी उपाधि दी? खान। प्रश्न ये पूछेगा कि अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किन विद्रोह का दमन करने के बाद दी? गुजरात विद्रोह को शांत करने के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाने की उपाधि दी। जब यूसुफ जाहियों ने हमला किया, उस हमले में राजा बीरबल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगले जो 5-10 क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण अकबर से संबंधित, ध्यान से सुनिए आप लोग। कि 1575 ईस्वी में धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। एक इमारत बनवाई फतेहपुर सीकरी में, जिसका नाम था इबादत खाना। 1575 ईस्वी में धर्मशास्त्री, धर्म संबंधी चर्चा करने के लिए, धर्म जो के संबंधी चर्चा करने के लिए 1575 ईस्वी में अकबर ने क्या बनवाया? ये इमारत बनाई, जिसका नाम था इबादत खाना। अगर हम आगे बात करें 1581 ईस्वी में
इलाही नामक नए धर्म का प्रवर्तन किया। दीन इलाही नामक नए धर्म का क्या किया? प्रवर्तन किया। अभी दीन इलाही धर्म से संबंधित बातें देखो और कौन कौन सी है। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? राजा बीरबल। सीधा प्रश्न ये पूछेगा, दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किसने किया? अकबर ने किया। कब किया? 1581 में। उस दीन इलाही धर्म को सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू कौन था? राजा बीरबल। पहला हिंदू कौन था? राजा बीरबल। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अगर हम आगे बात करें अकबर से संबंधित, तो आगे क्वेश्चन बनता है कि शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल या मुजद हिंद घोषित किया। प्रश्न क्या बनेगा कि किस मुगल बादशाह को इनाम आदिल या मुजद हिंद घोषित किया गया? तो अकबर को इनाम आदिल या मुजद हिंद कहने वाला कौन था? शेख मुबारक था। कौन था? शेख मुबारक। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। एक जैन मुनि था, जैन मुनि हरिविजय सूरी को संरक्षण प्रदान करने के लिए जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने किस जैन मुनि को जगत गुरु की उपाधि दी? हरिविजय सूरी को। अकबर ने हरिविजय सूरी को कौन सी उपाधि दी? जगत गुरु की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? जगत गुरु की। अगर हम आगे चर्चा करें अकबर की, तो 583 ईस्वी में अकबर ने एक नया संवत चलाया जिसका नाम था इलाही संवत चलाया। 1583 ईस्वी में अकबर ने कौन सा संवत चलाया? इलाही संवत। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि अकबर के द्वारा चलाए गए संवत का नाम बताइए, तो वो कौन सा था? इलाही संवत। कौन सा था? इलाही संवत। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, कछवाहा बारमल अकबर के साथ संधि करने वाला पहला हिंदू, पहला राजपूत शासक था। प्रश्न क्या पूछेगा कि अकबर के साथ संधि करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो आपका जवाब क्या होगा? जयपुर का था कछवाहा बारमल। कौन था? कछवाहा बारमल अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक था। अगर हम आगे चर्चा करें तो 1569 से लेकर 1584 तक फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही। और यहीं पर इसने बुलंद दरवाजा मस्जिद थी, जिसमें गुजरात विजय के पश्चात उसने बुलंद दरवाजा नामक एक द्वार बनवाया। क्या नाम था? बुलंद दरवाजा। किस विजय के पश्चात बनवाया? गुजरात विजय के पश्चात। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर को खान बनाया गया सिकंदरा के मकबरे में। सिकंदरा के मकबरे में अकबर को खान अपनाया गया सिकंदरा के मकबरे में। यह अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अकबर के बाद में हम अगले मुगल शासक की बात करते हैं, वो है जहांगीर।
अकबर के बाद में अगला मुगल शासक है जहांगीर। पहला क्वेश्चन, बचपन का क्या नाम था? सलीम। जहांगीर को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? सलीम के नाम से। क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम अकबर ने क्या रखा था? सलीम रखा था। अगर हम अकबर के बारे में आगे चर्चा करें इस जहांगीर के बारे में, तो 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया? जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। कब? 1599 ईस्वी में। अकबर ने जहांगीर के विद्रोह का दमन करने के लिए अबुल फजल को भेजा। किसको भेजा? अबुल फजल को। प्रश्न ये पूछेगा कि जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? 1599 ईस्वी में। अकबर ने जहांगीर के विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजा? अबुल फजल को भेजा, जिसकी बाद में क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अकबर को जहांगीर को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि जहांगीर को कितने हजारी मनसब प्राप्त था? तो 12 हजारी मनसब प्राप्त था। एक विधवा थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा। उससे शादी करके जहांगीर ने उसे नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी और बाद में उसे बादशाह बेगम भी पुकारा गया। जहांगीर में अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो 2 ब्रिटिश राजदूत इस यहां पर आए थे। एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस और एक का नाम था सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस वह सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में भारत आते हैं। तो ये पूछा जाएगा किस मुगल शासक के कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ब्रिटिश राजदूत आए थे? तो वो कौन सा था? जहांगीर। और वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। जहांगीर के बाद में अगला शासक है शाहजहां। अगला शासक कौन है? शाहजहां। शाहजहां के संबंध में एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां के बाद अगला शासक आता औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासन का अंतिम महान शासक था या शक्तिशाली राजा हुआ। इसने राजा जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। तो औरंगजेब ने दक्कन का गवर्नर किसे बनाया? राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ मिलकर पुरंदर की संधि की। किसकी संधि की? पुरंदर की संधि। कब? जून 1665। प्रश्न ये पूछेगा पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? जय सिंह और आपके इसके शिवाजी के मध्य। वो जय सिंह किसका प्रतिनिधि था? औरंगजेब का। तो औरंगजेब वो शिवाजी के मध्य होती है 1665 में पुरंदर की संधि। औरंगजेब से संबंधित अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछने की पूरी संभावना है कि 1579 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर शुरू किया। ये आपके मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनकी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। आज की क्लास में इतनी चर्चा करेंगे। आगे क्लासों के लिए आप BRM स्कूल के ऑनलाइन चैनल से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।